नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, पड़ोस में तख्ता पलट हो जाता है, एक भारत विरोधी सरकार सत्ता में काबिज हो जाती है, सड़कों पर इंडिया आउट के नारे गूंजने लगते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी मोदी सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बिल्कुल खामोश रहते हैं। कोई आक्रामक बयान नहीं, कोई मिलिट्री मूवमेंट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या भारत बैकफुट पर आ गया है, या फिर उस खामोशी के पीछे एक ऐसी खतरनाक बिसात बिछाई जा चुकी है जिसकी भनक बांग्लादेश में बैठे आकाओं को भी नहीं लगी है? क्या शेख हसीना के जाते ही तारिक रहमान और मोहम्मद यूनुस का नया निजाम जानबूझ करके चाइना के मौत के कुएं में छलांग लगा चुका है? तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के नाम पर आखिर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वोत्तर भारत को देश से काटने की कौन सी खौफनाक साजिश रच रही है, जिसकी भनक लगते ही इंडियन आर्मी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हाई अलर्ट पर आ गई हैं। एक तरफ दिल्ली से सीईपीए यानी कि व्यापार समझौते की भीख मांगी जा रही है और दूसरी तरफ रातों रात भारत का मोंगला पोर्ट छीन करके चाइना के हाथों में सौंप दिया गया है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, विदेशी दखल का जवाब विदेशी दखल से दिया जाएगा। ढाका के अंदर बैठे चीनी राजदूत की इस भयानक धमकी का असली टारगेट कौन है? अगर आपको लग रहा है कि नई तारिक रहमान सरकार के इन ताबड़तोड़ फैसलों से भारत बैकफुट पर आ गया है, तो आप पूरी पिक्चर का सिर्फ 10% देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम उस साइलेंट डोभाल डॉक्ट्रिन का वो खौफनाक सच डिकोड करेंगे जिसके तहत भारत बिना एक भी गोली चलाए बांग्लादेश को उसकी ही बिछाई हुई बिसात पर घुटनों के बल लाने वाला है। दोस्तों, जानेंगे कि आखिर भारत के हाथ में वो कौन सा सीक्रेट रिमोट कंट्रोल है, वो कौन सी 5 दबी हुई नसें हैं जिनका सिर्फ एक बटन दबाते ही पूरा का पूरा बांग्लादेश रातों रात भयानक अंधेरे, भुखमरी और आर्थिक तबाही के अंदर डूब सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों के अंदर ढाका की कूटनीतिक हवाओं के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। तारिक रहमान सरकार और मौजूदा अंतरिम सत्ता प्रतिष्ठानों ने भारत के खिलाफ जो एग्रेसिव रुख अपनाया, वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट छुपा हुआ है। दोस्तों, हाल ही के अंदर बांग्लादेश ने भारत के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि सीईपीए के ऊपर बातचीत तेज करने का ऐलान किया है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच में 11.39 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। ढाका का कहना है कि वो ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहता है और अपने घरेलू उद्योगों को बचाना चाहता है। सुनने में ये एक नॉर्मल इकोनॉमिक मूव लगता है, एक ऐसा कदम जो कोई भी देश अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए करता है। लेकिन दोस्तों, असल खेल इस डिप्लोमेटिक पर्दे के पीछे चल रहा है। भारत को व्यापार समझौते का लॉलीपॉप दिखाते हुए ढाका ने चुपचाप मोंगला पोर्ट का कंट्रोल चाइना के पास में सौंप दिया। ये कोई मामूली फैसला नहीं है। 2015 में जिस मोंगला पोर्ट के डेवलपमेंट का ठेका भारत को मिला था, वो अब अचानक से बीजिंग की गोद में चला गया है। ये बंगाल की खाड़ी में भारत के सदियों पुराने रणनीतिक प्रभाव को सीधे तौर पर चुनौती देने वाला कदम है। मोंगला पोर्ट सिर्फ एक कमर्शियल डॉकयार्ड नहीं है, ये भारत की ईस्टर्न सिक्योरिटी और मैरीटाइम सर्विलांस का एक अहम पिलर था। इसे चाइना को सौंपने का सीधा मतलब है कि अब चाइनीज नेवी और उनके इंटेलिजेंस शिप्स भारतीय जल सीमा के बेहद करीब से हमारी नौसेना के मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, क्या ढाका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर असर पड़ेगा? तो बिल्कुल था, लेकिन यह जानबूझ करके उठाया गया कदम है। मगर मोंगला पोर्ट तो सिर्फ इस साजिश की शुरुआत है। असली खतरा तो जमीन पर मंडरा रहा है और वो भारत की सबसे कमजोर नस यानी कि चिकन नेक के पास में है। तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट का नाम आपने हाल ही के दिनों के अंदर कई बार सुना होगा। 2024 की शुरुआत के अंदर भारत ने इस प्रोजेक्ट की फंडिंग का वादा किया था। दोस्तों, भारत का ऑफर सीधा था कि हम आपके बाढ़ नियंत्रण और क्षेत्रीय विकास के अंदर मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही शेख हसीना सरकार का अलोकतांत्रिक तरीके से तख्ता पलट हुआ, नई हुकूमत ने भारत के इस ऑफर को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और सीधे चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने सरेंडर कर दिया।
अब दोस्तों तीसरा प्रोजेक्ट चाइना की सरकारी कंपनी पावर चाइना बनाएगी। ये वही पावर चाइना है जो सीधे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीसी के इशारों के ऊपर काम करती है और जिसके तार पीएलए के साथ में गहराई से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों जरा इस प्रोजेक्ट के स्केल को समझिए। 171 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड डेवलपमेंट, 224 किलोमीटर लंबा नया रोड नेटवर्क, 82 नई जेटीज का निर्माण और एक पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दोस्तों ये सब उत्तरी बांग्लादेश के नीलफामारी और रंगपुर इलाके में अंदर होने वाले हैं और ये इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मात्र 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है, मुश्किल से 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बाकी इंडिया से जोड़ती है। अब दोस्तों सोचिए, इस नाजुक इलाके से सट करके चाइना 224 किलोमीटर का रोड नेटवर्क और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहा है? क्या ये सिर्फ नदी की गाद निकालने और बाढ़ रोकने के लिए है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिलिट्री स्ट्रेटजी को समझने वाले एक्सपर्ट साफ मानते हैं कि ये मिलिट्री मोबिलाइजेशन और सर्विलांस का एक क्लासिकल चाइनीज कवर अप है। कल को अगर डोकलाम जैसा कोई और स्टैंड ऑफ होता है या तवांग में कोई झड़प होती है तो चाइना इस तीस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके भारत के चिकन नेक पर साउथ की तरफ से जबरदस्त दबाव बना सकता है। इस खतरे की गंभीरता का अंदाजा आप ढाका में बैठे चाइनीज राजदूत याओ वेन के उस बयान से लगा सकते हैं जिसने कूटनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया है। याओ वेन ने खुलेआम कहा है कि चाइना बांग्लादेश की राष्ट्रीय आजादी और संप्रभुता का समर्थन करता है और किसी भी विदेशी दखल का विरोध करता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि विदेशी दखल का जवाब विदेशी दखल से दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस तरह की एग्रेसिव भाषा का इस्तेमाल आमतौर पर किसी युद्धग्रस्त देश के लिए किया जाता है या तब किया जाता है जब दो देशों के बीच में सीधे युद्ध की नौबत आ जाती है। दोस्तों ये सीधा और नंगा इशारा भारत की तरफ था। ढाका और बीजिंग का ये गठजोड़ एक जॉइंट नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है और चाइना उन्हें बचाने के लिए एक मसीहा बन करके आया है। इसी बीच एक और घटना घटी जिसने दिल्ली और ढाका के रिश्तों की कड़वाहट को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। तारिक रहमान के एक बेहद करीबी सलाहकार दिल्ली में आए थे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर जो भी कूटनीतिक बातचीत, सख्ती या अल्टीमेटम का आदान प्रदान हुआ, उसके बाद वो सलाहकार बेहद गुस्से में वापस ढाका लौट गए। इसके बाद ढाका से तुरंत एक बयान आता है कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, तीसरा प्रोजेक्ट पर हम फैसला करेंगे और अगर किसी को सुरक्षा चिंताएं हैं तो हम उस पर गौर करेंगे, लेकिन दूसरों की भी हमारी चिंताओं पर गौर करनी चाहिए। ये गोलमोल जवाब असल में चाइना की शय पर दिया जा रहा था। दोस्तों ये एक बेहद एरोगेंट स्टेटमेंट है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को प्रोवोक करना है। अब यहां पर सबसे बड़ा और अहम सवाल उठता है, इतने बड़े धोखे, सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाले कदमों और चाइना की इस खतरनाक घुसपैठ के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजय डोभाल इतने ज्यादा खामोश क्यों हैं? भारत कोई एग्रेसिव मिलिट्री या इकोनॉमिक रिटेलिएशन क्यों नहीं कर रहा है? क्या भारत बैकफुट पर आ गया है? क्या हमारी कूटनीति फेल हो गई है? इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। यहीं से दोस्तों शुरू होता है वो साइलेंट पावर गेम जिसे कूटनीति की भाषा में स्ट्रेटेजिक पेशेंस और डिफेंसिव ऑफेंस कहा जाता है। मोदी सरकार और अजय डोभाल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि नई बांग्लादेशी हुकूमत के पास में गवर्नेंस का अनुभव कम है और रेडिकल भावनाएं ज्यादा हैं। जब कोई देश बिना सोचे समझे विनाश की तरफ दौड़ रहा होता है तो उसे धक्का देने की जरूरत नहीं होती है, बस उसके रास्ते से हट जाना चाहिए। वो खुद मुंह के बल गिरता है। भारत इस वक्त बिल्कुल यही काम कर रहा है। साउथ ब्लॉक की सोच एकदम क्लियर है। भारत उन्हें अपनी ही गलतियों के भारी बोझ तले दबने दे रहा है। मालदीव के अंदर मोहम्मद मुइज़्ज़ू का हश्र पूरी दुनिया अभी अभी देख चुकी है। इंडिया आउट का नारा देकर के सत्ता में आए मुइज़्ज़ू आज भारत से बेल आउट पैकेज और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की गुहार लगा रहे हैं। चाइना का हाल हम देख ही चुके हैं कि कैसे हम्बन टोटा पोर्ट चाइना को सौंपने के बाद में पूरी श्रीलंकाई इकोनॉमी तबाह हो गई। वहां के राष्ट्रपति को देश छोड़ करके भागना पड़ा और आखिर में भारत को ही $4 बिलियन की लाइफलाइन देकर के उन्हें बचाना पड़ा। दोस्तों डोभाल डॉक्ट्रिन का मानना है कि बांग्लादेश को भी चाइना के डेट ट्रैप यानी कि कर्ज के जाल में फंसने का असली स्वाद चखने दिया जाए।
बिना दर्द सहे उन्हें असलियत समझ में नहीं आएगी। डिफेंसिव ऑफेंस के तहत भारत ने बिना कोई बयानबाजी दिए या शोर मचाए सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूरी ईस्टर्न बाउंड्री के ऊपर अपनी मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारियां कई गुना ज्यादा तेज कर दी हैं। रडार सिस्टम अपग्रेड किए जा रहे हैं, बीएसएफ की ताकत और उनके ऑपरेशनल जुरिडिक्शंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और बॉर्डर फेंसिंग के साथ साथ स्मार्ट सर्विलांस ग्रिड एक्टिवेट कर दिए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया है कि हम सभी तरह की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। कूटनीति के अंदर जब भारत जैसी बड़ी ताकत ये करती है कि हम नजर रखे हुए हैं, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि हमारी काउंटर स्ट्रेटजी डिप्लॉय हो चुकी है और ट्रिगर पर उंगली रखी जा चुकी है। भारत किसी दूसरे देश के अंदर जाकर के वहां के रेडिकल एलिमेंट्स को हीरो बनने का मौका नहीं देना चाहता है। दोस्तों, भारत जानता है कि सत्ता में बैठे चरमपंथी तत्व सिर्फ एक चीज चाहते हैं और वो है भारत का कोई भी एग्रेसिव रिएक्शन, ताकि वो अपनी आवाम को डरा सकें और कह सकें कि देखिए भारत हम पर हमला कर रहा है, भारत हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है, लेकिन चाइना हमारा सबसे असली और इकलौता दोस्त है। लेकिन दोस्तों, भारत ने उन्हें ये विक्टिम कार्ड खेलने का मौका ही नहीं दिया। इसके बजाय भारत ने वो सीक्रेट रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में कसकर के पकड़ लिया है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। दोस्तों, भारत ने उन्हें ये एहसास दिला दिया है कि तुम्हारी डोर हमारे हाथ में है। अब दोस्तों, चलिए डिकोड करते हैं बांग्लादेश की उन 5 दबी हुई नसों को जो पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में है। अगर भारत ने इन पर अपना शिकंजा कस दिया तो बांग्लादेश को कोलैप्स होने में कुछ ही हफ्ते लगेंगे। अब दोस्तों, इनमें पहली नस है उनका अपना भूगोल। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बहुत बड़ी कहावत है, आप अपना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से पूरी तरह से लॉक्ड है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर में भारत के 5 राज्य उसे घेरे हुए हैं और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, जहां इंडियन नेवी का राज चलता है। अगर भारत सिर्फ अपनी सीमाएं सील कर दे और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट को सस्पेंड कर दे तो बांग्लादेश का जमीनी संपर्क पूरी तरह से दुनिया से कट जाएगा। उन्हें दोस्तों नेपाल और भूटान के साथ भी ट्रेड करने के लिए भारतीय क्षेत्र से ही गुजरना होता है। उनका एयर स्पेस भी भारत से घिरा हुआ है। अब दोस्तों, बांग्लादेश की जो दूसरी क्रिटिकल नस है वो है पानी की सुरक्षा। बांग्लादेश एक नदी प्रधान देश है, लेकिन उसकी लाइफलाइन माने जाने वाली 54 प्रमुख नदियां, जिनमें गंगा और ब्रह्मपुत्र शामिल हैं, वो भारत से होकर के ही वहां जाती हैं। भारत एक अपस्ट्रीम देश है। फरक्का बैराज के ऊपर भारत का पूरा कंट्रोल है। हालांकि भारत एक जिम्मेदार और लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों का पूरी तरह से पालन करता है और पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन ये एक अघोषित रणनीतिक सत्य है कि अगर भारत चाहे तो बैराजों का फ्लो कंट्रोल करके बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से के अंदर सूखा या फिर मॉनसून के अंदर उनके एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। तीस्ता विवाद भी इसी का हिस्सा है। चाइना वहां कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर ले, अगर सिक्किम और बांग्लादेश से तीस्ता का पानी कंट्रोल कर लिया गया तो चाइना की सारी जेटी और नया पूरा रोड नेटवर्क धूल फांकते नजर आएंगे। पानी के बिना वो सारा डेवलपमेंट जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों, बांग्लादेश की जो तीसरी कमजोर नस है वो है उनकी खाद्य सुरक्षा। बांग्लादेश अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और फूड सिक्योरिटी के लिए भारतीय किसानों और व्यापारियों के ऊपर बुरी तरह से निर्भर है। गेहूं, चीनी, दालें, लहसुन और सबसे अहम कमोडिटी और प्याज। जब भी भारत अपने घरेलू बाजार को स्टेबल करने के लिए या अपनी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्याज के निर्यात के ऊपर पाबंदी लगाता है तो ढाका के बाजारों में त्राहिमाम मच जाता है। वहां प्याज की कीमतें रातों रात 300 से 400 टका प्रति किलो तक पहुंच जाती हैं। अगर भारत ने 1 साल के लिए अपनी फूड सप्लाई चेन को पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया या एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तो बांग्लादेश में सिविल अनरेस्ट यानी कि गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। भूखी जनता सरकारें गिराने में वक्त नहीं लगाती है। अब दोस्तों, जो चौथी बात है यानी चौथी कमजोर नस है उसकी बात हम कर लेते हैं, वो है ऊर्जा सुरक्षा। तो दोस्तों, बांग्लादेश आज की डेट में एक भारी एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। उनके पास में अपने उद्योग चलाने के लिए पर्याप्त रूप से बिजली नहीं है और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण वो ग्लोबल मार्केट से फ्यूल नहीं खरीद पा रहा है। ऐसे के अंदर भारत उनके लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह है।
झारखंड के गोड्डा में स्थित अडानी ग्रुप का पावर प्लांट 1600 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जिसका 100% हिस्सा सीधा बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा असम से बांग्लादेश तक बिछाई गई फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए हाई स्पीड डीजल की डायरेक्ट और सस्ती सप्लाई होती है। दोस्तों सोचिए, अगर किसी तकनीकी या रणनीतिक कारण से भारत से जाने वाली ये पावर ग्रिड और डीजल सप्लाई कुछ हफ्तों के लिए रोक दी जाए तो क्या होगा। बांग्लादेश के बड़े बड़े शहर, उनके अस्पताल, उनकी फैक्ट्रीज और उनके पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल बेसिस रातों रात ब्लैकआउट का शिकार हो जाएंगे। और दोस्तों अब बात करेंगे पांचवी कमजोर नस की। सबसे अहम नस जिसने बांग्लादेश को आज तक दुनिया के नक्शे पर प्रासंगिक बनाए रखा है, वो है उनकी रेडीमेड गारमेंट यानी कि आरएमजी इंडस्ट्री। दोस्तों बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी सिर्फ इसी एक पिलर के ऊपर टिकी हुई है। उनके कुल निर्यात का लगभग 80% हिस्सा इसी कपड़ा उद्योग से आता है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन इस उद्योग का एक बहुत बड़ा सच ये है कि इस कपड़े को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे अच्छी क्वालिटी का कपास, कॉटन, यार्क, फैब्रिक और टेक्सटाइल मशीनरी, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे भारत से आता है। अगर भारत ने बॉर्डर पर कस्टम क्लियरेंस और लॉजिस्टिक्स को स्लो कर दिया या कच्चे माल के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तो बांग्लादेश की पूरी गारमेंट सप्लाई चेन ठप हो जाएगी। ग्लोबल ब्रांड्स को समय पर डिलीवरी नहीं मिलेगी और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो अपनी साख को खो देगा। बायर्स तुरंत अपने ऑर्डर्स वियतनाम, कंबोडिया या फिर भारत की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है और इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। दोस्तों भारत को व्यापार समझौते का ऑफर देने के पीछे ढाका की यही सबसे बड़ी मजबूरी है। वो जानता है कि भारत की रॉ मटेरियल सप्लाई के बिना उनका गारमेंट सेक्टर सांस भी नहीं ले सकता है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इस पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर सिर्फ भारत ही बांग्लादेश से नाराज है, लेकिन असल में इस वक्त अमेरिका और यूरोप भी ढाका के पसीने छुड़ा रहे हैं। पश्चिमी देशों की एक अघोषित ब्लैकलिस्ट तैयार हो रही है, जिसने तारिक रहमान सरकार की नींद उड़ा दी है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन बांग्लादेश के सबसे बड़े बायर्स हैं। वो वहां से हर साल अरबों डॉलर के कपड़े खरीदते हैं, लेकिन वो वहां पनप रहे इस्लामिक कट्टरपंथ और चाइनीज मिलिट्री की बढ़ती प्रेजेंस से सख्त नफरत रखते हैं। जब से शेख हसीना सरकार को हटाया गया है, बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और हिफाजत इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठनों को खुली छूट मिली हुई है। कट्टरपंथियों का सड़कों पर कब्जा है। सड़कों पर अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचारों की या फिर हमलों की खबरें और वीडियोस पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर आ रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज अपने ब्रांड्स को ऐसे देश से जोड़ना पसंद नहीं करते जहां मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा हो और जहां कोई स्टेबल डेमोक्रेसी ना हो। भारत इसी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल कर रहा है। भारत वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स में बैठे नीति निर्माताओं को समझा रहा है कि अगर बांग्लादेश के अंदर चाइना का मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो ये इंडो पैसिफिक विजन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसका नतीजा ये है कि कई बड़े ग्लोबल फैशन ब्रांड्स ने बांग्लादेश से अपने नए ऑर्डर्स कैंसिल करने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्ट्स के ऊपर पेनल्टी लगा दी या उन्हें जीएसपी स्टेटस से बाहर कर दिया तो उनकी 80% इकोनॉमी मिट्टी में मिल जाएगी। और यही वो मास्टर स्ट्रोक है जिसे भारत बहुत ही साइलेंटली और डिप्लोमेटिक तरीके से एक्टिवेट कर चुका है। दोस्तों भारत सीधे वार नहीं करता है, बल्कि ग्लोबल सिस्टम का इस्तेमाल करके ढाका पर प्रेशर बिल्डअप करता है। और इसी बीच एक और बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है जिसने अमेरिका और भारत दोनों की नींदें उड़ा रखी हैं। वो है बांग्लादेश म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों तारिक रहमान के हालिया दौरे पर इस कॉरिडोर को लेकर के बहुत गहरी चर्चाएं हुई हैं। दोस्तों चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत इस कॉरिडोर को बनाना चाहता है ताकि वो सीधे बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सके और उसे मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर ना रहना पड़े। ये भारत को चारों तरफ से घेरने वाली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स
2.0 रणनीति का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इस कॉरिडोर के रास्ते में एक बहुत बड़ी अड़चन है। दोस्तों, ये कॉरिडोर म्यांमार के जिस राखाइन स्टेट से गुजरने वाला है, वहां इस वक्त म्यांमार की मिलिट्री जुंटा का नहीं बल्कि अराकान आर्मी नाम के एक विद्रोही गुट का कब्जा है। वहां भयानक गृह युद्ध चल रहा है। अमेरिका इस पूरे रीजन के अंदर चाइना के बढ़ते दखल से बहुत परेशान है। लिहाजा अमेरिका भी चाहता है कि बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाए ताकि वो इस चाइनीज कॉरिडोर को हरी झंडी ना दिखाए। अगर ढाका ने इस कॉरिडोर को अप्रूवल दे दिया तो वो सीधे तौर पर वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली दोनों के रडार पर आ जाएगा। और यही कारण है कि ढाका अभी तक इस प्रपोजल पर खुल करके हामी भरने से कतरा रहा है और वो भारत और चाइना के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में वो दोनों तरफ से अपना भरोसा खो रहा है। इन सभी डेवलपमेंट्स को देख करके ग्लोबल थिंक टैंक्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स एक बहुत ही डरावना सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश नेक्स्ट पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है? क्या ईस्ट पाकिस्तान 2.0 का ब्लूप्रिंट सच में लागू हो चुका है? और अगर आप डेटा और फैक्ट्स को एनालाइज करके देखेंगे तो आपको दोनों देशों के पैटर्न में एक खौफनाक समानता दिखेगी। दोस्तों, पाकिस्तान की बर्बादी के 3 कारण थे। पहला था विदेशी भीख और कर्ज पर जिंदा रहना, दूसरा था आर्मी का राजनीति के अंदर दाखिल होना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करना, और तीसरा था स्टेट स्पॉन्सर्ड धार्मिक कट्टरपंथ। अब दोस्तों, बांग्लादेश की बात करिए। आज बांग्लादेश बिल्कुल उसी ढलान पर फिसल रहा है। शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $48 बिलियन के पीक पर था। आज की डेट में गिर करके $20 बिलियन के नीचे आ चुका है। उन्हें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लगातार बेल आउट की जरूरत पड़ रही है। चाइना से लिए गए महंगे और अपारदर्शी कर्जों का रीपेमेंट साइकिल अब शुरू होने वाला है। जिस तरह से पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के नाम पर खुद को चाइना के हाथों गिरवी रख दिया, उसी तरीके से बांग्लादेश तीस्ता और मोंगला जैसे भारी भरकम प्रोजेक्ट्स के जरिए बीजिंग की डेथ ट्रैप के अंदर फंसता दिख रहा है। ये प्रोजेक्ट्स कभी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे कि चाइना का लोन भी चुकाया जा सके, और आखिर में चाइना इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपना पूरा अधिकार जमा करके बैठ जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने कभी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई नहीं किया और आज बांग्लादेश भी वही गलती कर रहा है। उनकी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ गारमेंट एक्सपोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। अगर एक सेक्टर डूबता है तो पूरा का पूरा देश डूब जाता है। और जिस तरह से देश में रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, मदरसों का राजनीतिकरण हो रहा है और माइनॉरिटीज के साथ में, हिंदूज के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, उससे एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आना अब बिल्कुल बंद हो चुका है। कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर या मल्टीनेशनल कंपनी उस देश में अपना अरबों डॉलर का पैसा नहीं लगाती है। सड़कों पर हथियारबंद गुट घूम रहे हैं और जहां सरकार का कंट्रोल सेना के जनरल्स या फिर चरमपंथी नेताओं के हाथ में हो। ढाका में जो कुछ भी फैसले लिए जा रहे हैं, उनके पीछे वहां की मिलिट्री और कट्टरपंथी गुटों का बहुत बड़ा हाथ है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जब भी पड़ोस में कोई देश फेल्ड स्टेट बनने की कगार पर पहुंचता है तो उसका सीधा असर भारत की सिक्योरिटी के ऊपर भी पड़ता है। रिफ्यूजी क्राइसिस, स्मगलिंग, फेक करेंसी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का खतरा रातों रात बढ़ जाता है। लिहाजा भारत ने अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स को ऑलमोस्ट अभेद्य बनाना स्टार्ट कर दिया है। हमारी पॉलिसी अब गुड नेबरहुड से शिफ्ट होकर के स्ट्रिक्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर आ गई है। अब एक आम भारतीय नागरिक के नजरिए से इस पूरी सिचुएशन को समझिए। आपको लग सकता है कि अगर चाइना इतना ज्यादा पैसा फेंक रहा है तो बांग्लादेश भारत की परवाह क्यों करेगा? तो इसका जवाब चाइना की कार्यशैली और उसके लालच में छुपा हुआ है। चाइना कभी भी किसी देश को या विकासशील देश को ग्रांट या फिर आसान शर्तों पर लोन नहीं देता। वो मार्केट रेट पर कमर्शियल लोन देता है, अपनी ही चाइनीज कंपनियों का ठेका देता है, अपना ही रॉ मटेरियल लाते हैं और अपनी ही लेबर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे उस देश की लोकल इकोनॉमी को कोई खास फायदा नहीं मिलता है, वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। सिर्फ एक कंक्रीट का ढांचा खड़ा हो जाता है जिसका टोल या रेवेन्यू सीधा बीजिंग के अकाउंट्स में जाता है। दूसरी तरफ भारत जब किसी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो लाइन ऑफ क्रेडिट देता है जिसमें ब्याज दर ना के बराबर होती है। भारत लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करता है। भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। बांग्लादेश को भारत के विशाल बाजारों के अंदर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ है।
जिसका फायदा उठा करके वो अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना उन्हें अपना बाजार नहीं देगा, बल्कि अपने सस्ते और घटिया माल से बांग्लादेश के लोकल मार्केट को डंप करके तबाह कर देगा। जब आर्थिक संकट गहराएगा, महंगाई 25 से 30% को पार कर जाएगी और आम लोगों की नौकरियां जाएंगी, तब ढाका में बैठे हुक्मरानों को समझ में आएगा कि उन्होंने भारत का साथ छोड़ करके कितनी बड़ी ऐतिहासिक भूल की है। और दोस्तों, यही भारत की साइलेंट कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक है। मोदी सरकार और एनएसए डोभाल का लॉन्ग टर्म गेम बिल्कुल सेट है। नई दिल्ली के अंदर बैठे पॉलिसी मेकर्स जानते हैं कि बांग्लादेश के नेता अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए और कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए एंटी इंडिया कार्ड खेलेंगे। ये साउथ एशिया की पॉलिटिक्स का एक बहुत पुराना और घिसा पीटा पैटर्न है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में देश चलाने के लिए उन्हें भारत की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आप भौगोलिक सच्चाई से बगावत करके अपने देश का विकास नहीं कर सकते हैं। अगर तारिक रहमान सरकार ये सोच रही है कि वो चाइना के कंधे पर बंदूक रख करके भारत से सौदेबाजी कर लेगी, तो वो एक बहुत बड़े इल्यूजन में जी रही है। भारत ने अपनी रेड लाइंस बहुत क्लियर करके रखी हुई हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट के विद्रोही गुटों को बांग्लादेश की धरती पर पनाह मिली या आईएसआई और चाइनीज इंटेलिजेंस ने वहां से भारत के खिलाफ कोई ऑपरेशन चलाने की कोशिश की, तो भारत का जवाब वैसा नहीं होगा जैसा ढाका सोच रहा है। वो जवाब डिफेंसिव ऑफेंस के दायरे से बाहर निकल करके प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के रूप में सामने आ सकता है। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां किसी भी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे पास में कई ऐसे डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक लीवर्स हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक किया ही नहीं गया है। वो इस पूरी जियोपॉलिटिकल थिएटर का सबसे बड़ा कंक्लूजन है। तो दोस्तों, अब इस पूरे जियोपॉलिटिकल थिएटर का सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि भारत डरा हुआ बिल्कुल नहीं है, बल्कि भारत इंतजार कर रहा है। भारत ने कूटनीति की बिसात पर अपने मोहरे इस तरह से सेट किए हैं कि बांग्लादेश की सरकार चाहे जो भी चाले चले, वो अंत में चेकमेट ही होगी। अगर वो चाइना के साथ में जाते हैं तो डेट ट्रैप और इकोनॉमिक कोलैप्स से मरेंगे। अगर वो कट्टरपंथियों के साथ जाते हैं तो वेस्टर्न सैंक्शंस से तबाह हो जाएंगे। उनके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है दिल्ली से होकर के। दोस्तों, भारत ने मोंगला और तीस्ता को लेकर के अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है, अपनी सीमाएं सील कर दी हैं और अपनी इकोनॉमी को इस तरह से शील्ड कर दिया है कि बांग्लादेश के कोलैप्स होने पर भारत को कम से कम नुकसान हो। आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर बांग्लादेश के इतिहास के सबसे क्रिटिकल महीने होने वाले हैं। जैसे जैसे चाइनीज कर्जों की किस्तें भारी पड़ेंगी, विदेशी मुद्रा भंडार खाली होगा और इन्फ्लेशन आसमान छुएगा, ढाका की सड़कों पर एक नया संग्राम देखने को मिलेगा। तब दोस्तों, उसी संप्रभुता का राग अलापने वाले नेता एक बार फिर मदद की उम्मीद में भारत की तरफ ही देखेंगे। ये सिर्फ एक पड़ोसी देश की सत्ता का खेल नहीं है, ये इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत की सुपर पावर बनने की राह का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। दोस्तों, मोदी और डोभाल की ये न्यू इंडिया डिप्लोमेसी साबित करती है कि अब भारत किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होगा, बल्कि भारत अपने नियम खुद तय करेगा। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? भारत को कौन सी नस दबानी चाहिए, कौन सी नहीं दबानी चाहिए, और बांग्लादेश जो कुछ कर रहा है उसका कल क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।